नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं साइकोलॉजी कैंपस में। आपका हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी यहां पर जुड़े हुए हैं सीटेट की परीक्षा को लेकर। जी हां साथियों, सीटेट की परीक्षा आ चुकी है और आप सभी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों, आपने यहाँ मैं बात करूं कि थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली है और अब आ गया है टाइम पीवाईक्यू को लेकर चर्चा करने का। ठीक है साथियों, आप सभी अपने आज के चैनल को सभी यहाँ पर लाइक करने वाले हैं और आज के सेशन को सभी शेयर करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को। साथियों, आज हम यहाँ बात करेंगे आपके सामने कि प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से प्रश्न में पूछे गए हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के हम आपके सामने बात करेंगे। ठीक है साथियों, पीवाईक्यूज की हम बात करने वाले हैं, हमेशा पेपर में आने वाला, यानी कि जब से सीटेट की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है सीबीएसई के द्वारा, तो कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। हम यहाँ एक टॉपिक विशेष को लेकर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सीडीपी के अंदर साथियों, सीडीपी के अंदर मानेगा आप, सीडीपी के अंदर हर टॉपिक को हम छुएंगे कि कौन से हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो समग्र रणनीति, यानी कि आपने जो सारा टॉपिक यहाँ पर पढ़ा है, उनमें से ही आपके यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी इनको हल करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज। साथियों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं पहला प्रश्न, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि सही हमसे पूछा गया है कि बाल विकास के सिद्धांत जो है साथियों, हमने 8-9 सिद्धांत हमने पढ़े हैं बाल विकास के, उनके अंदर से कौन सा सही है। देखते हैं, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यानी कि हमने यहाँ जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले ऑप्शन के अंदर हमारा विकास का सिद्धांत हमें मिल चुका है। साथियों, विकास की दिशा का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, दिशा का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, इस दिशा के सिद्धांत में आपने देखा होगा इसमें आपने देखा होगा कि जो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है साथियों, इसमें आपने देखा होगा कि इस कितने रूप है इसके साथियों, 2 रूप है, यानी कि 2 प्रोसेस इसके बताए गए हैं। यानी कि एक तो बताया गया है शीर्षगामी, जो कि सेफेलोकोडल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है साथियों। ठीक है, दूसरा हमें बताया गया है कि विकास दूसरे नंबर का इसमें होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, इसके अंदर शरीर के मध्य से बाहरी भाग की ओर विकास हमें देखने को मिलता है। तो आपके सामने कौन सी विकास की दिशा की बात की जा रही है साथियों, शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो विकास की दिशा का सिद्धांत हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल साथियों, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने राइट हो गया है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किससे यहाँ पर इफेक्टेड होता है। देखिएगा, केवल आनुवंशिकता से होता है, केवल इन्वायरमेंट या पर्यावरण से होता है, या इन्वायरमेंट एवं पर्यावरण दोनों से होता है। साथियों, जो बच्चों में भाषा विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से ही होता है। जिस भी परिवेश में यहाँ पर बच्चा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी बोली, भाषा, संस्कृति सबका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है साथियों, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक प्रगतिशील कक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाले टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। प्रगतिशील कक्षा वाले शिक्षा वाले टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, इसमें केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है, या अंक उन्मुख होता है। जी नहीं, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर ही निर्धारित होता है। कौन सा इसमें प्रश्न बिल्कुल राइट है प्रगतिशील कक्षा को लेकर। एक प्रगतिशील शिक्षा ये कहती है कि जब एक कक्षा के अंदर, यानी कि सभी विद्यार्थियों का समावेश यहाँ पर कक्षा में होता है, यानी कि जनरल बच्चे भी हैं, स्पेशल चाइल्ड बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो जो भी विविध अधिगम करता है, यानी कि सीखने वाले लर्नर्स हैं, उनका एक समावेशी कक्षा के अंदर सभी का यहाँ पर स्वागत करती है। प्रगतिशील कक्षा उन सभी बच्चों को यहाँ पर महत्व देती है। आपके सामने आंसर आ गया होगा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का यहाँ पर सम्मान यहाँ पर करता है। कौन सी? प्रगतिशील कक्षा। आगे है साथियों, चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है।
यानी कि सजा टालने के नियमों का पालन कौन से जो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा 3 स्टेज यहाँ पर दी गई है, तो किसकी यहाँ पर बात की जा रही है साथियों, देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा मैं बात बताऊं आपको कि इनके द्वारा 3 मुख्य चरण दिए गए हैं और तीनों चरणों के अंदर 2-2 स्टेज बांटी गई है। तो चरण तो 3 हो जाएंगे और स्टेज जो लेवल है वो 6 हो जाएंगे। हर एक स्टेज के अंदर 2 लेवल इन्होंने दिए हैं। तो कौन से चरण की यहाँ पर बात की जा रही है? क्या प्रथा पूर्व चरण की बात की जा रही है, अमूर्त सक्रियात्मक चरण की बात की जा रही है, या प्रथागत चरण की बात की जा रही है, या उत्तर प्रथागत चरण की बात की जा रही है? चौथे नंबर का प्रश्न आपके सामने है और आप इसका उत्तर देने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि प्रथा पूर्व चरण। इस स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है वह यानी कि समाज के नियमों के बारे में जान जाता है। बच्चे को यहाँ पर पता है कि कौन सी चीज अगर मैं यहाँ पर गलत करूंगा, अगर घर परिवार या स्कूल टीचर को अगर बच्चे को लगेगा कि नहीं इस चीज को करने से मुझे यहाँ पर डर लग रहा है या फिर गलत बात है, समाज के अंदर गलत मैसेज जाएगा, तो बच्चे को दंड का इसमें यानी कि सजा मिलेगी। तो दंड और आज्ञाकारी बच्चे के अंदर इस एज के अंदर देखने को मिलती है, किसमें? फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो बच्चे को ये डर रहता है कि अगर मैं कोई भी एक्टिविटी अगर ये करूंगा तो मुझे घर वाले डांटेंगे। अगर मान लीजिएगा साथियों घर पर आपके मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमान के लिए यहाँ पर आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता है जो उनके लिए चाय यहाँ पर लगा रहे हैं, नमकीन लगा रहे हैं, बिस्किट यहाँ पर लगा रहे हैं। तो बच्चे साइड में खड़े होकर देखते रहते हैं कब ये जो मेहमान हैं वो चले जाएं और हम बिस्कुट और नमकीन में टूट पड़े। तो आप देखिएगा बच्चों को ये डर है कि जब तक मेहमान हमारे घर में हैं तब तक हम उनको छू नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है मेहमान जाने के बाद हमें अच्छे से हमारी धुलाई हो जाएगी अगर ये शाम कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमारे गेस्ट या मेहमान घर से जैसे ही जाते हैं तो बस उन पर बच्चे सीधे क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ये लॉरेंस कोलबर्ग के फर्स्ट चरण की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को, एक शिक्षिका को ऐसे तरीके प्रयोग करना चाहिए। किस तरीके का हमें प्रयोग करना चाहिए देखते हैं। जिससे संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विविध संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या फिर जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। कौन सा एक अध्यापिका को यानी कि सीखने वाली जो क्लास है, लर्नर जो क्लास है, उसके अंदर एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए साथियों? इसके अंदर एक टीचर को बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो भी संकल्प हैं, जो भी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनके बीच संबंध यहाँ पर खोजने को महत्व देना चाहिए। इस पर एक टीचर को यहाँ पर कार्य करना चाहिए साथियों। थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोस्की को लेकर पूछा गया साथियों। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या पर करता है? देखिएगा, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की व्याख्या करता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। साथियों हमें पता है कि लेव वाइगोस्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास का सिद्धांत दिया गया है, उन्हीं की बात वो करते हैं कि समाज के अंदर बच्चा और जिस भी संस्कृति में बच्चा, उसी के माध्यम से ही बच्चा भाषा सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है और सारे विकास को करता हुआ बच्चा आगे बढ़ता है। किस कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की के द्वारा आपको पता है सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से बच्चा सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की इसमें महत्व देता है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 6 प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक को अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, यानी कि बात यहाँ पर क्रिकेट की हो रही है और एक टीचर केवल लड़कों से क्वेश्चन कर रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की ये क्रिया किसका उदाहरण है साथियों? एक कक्षा के अंदर आपने देखा होगा कि गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होते हैं। टीचर जो है ये पूछ रहा है केवल बॉयज से क्रिकेट के बारे में, वह लड़कियों से क्यों नहीं पूछ रहा है? इसका मतलब एक कक्षा के अंदर जो टीचर है कौन सी भूमिका निभा रहा है साथियों? जेंडर सशक्तता की निभा रहा है, जेंडर पक्षपात ये कर रहा है, या फिर जेंडर प्रासंगिकता दिखा रहा है, या जेंडर धमकी? आपने उत्तर दे दिया होगा साथियों। इसमें सेकंड ऑप्शन है। एक टीचर यहाँ एक लिंग भेदभाव की बात ये कर रहा है, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप की यहाँ पर बात की जा रही है, पक्षपात वह दिखा रहा है गर्ल्स और बॉयज के अंदर। वह क्रिकेट के प्रश्न लड़कियों से नहीं पूछ रहा है। क्या लड़कियां जो गर्ल्स होती हैं वो क्या क्रिकेट नहीं खेलती है साथियों?
आज हम देखेंगे इंडियन जो हमारी क्रिकेट टीम है वो हमारे जो मेन से भी बेहतर है लड़कियों की। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक जो टीचर है यानी कि शिक्षिका है वो किसको महत्व यहाँ पर दे रही है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को दे रही है? जी नहीं। ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया पर दे रही है, या फिर किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को दे रही है, या दंड आधारित कठोर अनुशासन को दे रही है? इसमें हो जाएगा साथियों आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो भी ज्ञान की संरचना है, नॉलेज को एक्टिव रूप से प्रोसेस यहाँ पर करवा रही है, यानी कि चीजों को जोड़ रही है, बच्चों को सिखा रही है, बच्चों के अनुसार ही उदाहरण दे रही है। ये कौन सी कक्षा के अंदर? बाल केंद्रित कक्षा के अंदर एक शिक्षिका बच्चों से यहाँ पर करवा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन से हमें पूछा गया है कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? कितने कारक है साथियों? 2 कारक है। हमें पूछा गया है प्राइमरी फैक्टर यानी कि प्राथमिक कारक पूछा गया है। क्या पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं? जी नहीं। सेकंड कारक है, द्वितीयक है निकटस्थ परिवार, बिल्कुल राइट साथियों। प्राथमिक कारक के अंदर बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है, और माता पिता का कार्यस्थल इसमें नहीं होने वाला है, अस्पताल के कर्मचारी भी इसमें नहीं होने वाले हैं, यानी कि और सारे इसमें सेकंड स्टेज के अंदर हो जाएंगे, यानी कि द्वितीय कारक के अंदर हो जाएंगे। प्राथमिक में बच्चे का केवल निकटस्थ परिवार होगा और आस पड़ोस होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है? यानी कि हमें स्टेज पूछी गई है, जीन पियाजे की 4 स्टेज आपके सामने हैं, उनमें से कौन से स्टेज जो कि मूर्त सक्रियात्मक रूप यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात की जा रही है? कितने से कितने साल के अंदर होता है बताइएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर? इसमें साथियों 7 से 11 वर्ष की उम्र बच्चे आते हैं किसमें? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर, कि इसमें बच्चे हर चीज को मूर्त रूप से देखकर ही क्या करते हैं? सोचना आरंभ करते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन की योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे? जी नहीं। सीखने के बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो? जी नहीं। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। सीखने के जो भी आकलन है उनके अलग अलग तरीकों पर ही आधारित होनी चाहिए, वही उसी टीचर पर आप क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, ऐसी कक्षा पर ही आप विश्वास करेंगे जो सीखने के अलग अलग तरीकों के माध्यम से ही किस पर होनी चाहिए? आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा वाइगोस्की को लेकर। वापस देखिएगा, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पाठ प्रदान यानी कि इसके फोल्डिंग की बात की जा रही है करने की प्रभावशाली तकनीक है? साथियों वाइगोस्की के सिद्धांत यानी कि वाइगोस्की के बारे में हमने यहाँ पूरा टॉपिक हमने वीडियोस डाला हुआ है, अच्छे से बताया है, बार बार प्रश्न इन्हीं में से आने वाला है। एक तो इन्होंने जेडपीडी की बात की है साथियों, समीपस्थ या निकट विकास का सिद्धांत, एक इन्होंने इसके फोल्डिंग की बात की है, पाठ प्रदान करने की, इन्हीं में से ही प्रश्न आना तय है। तो हमें पूछा है पाठ प्रदान करने का प्रभावशाली तरीका है। मैं आपको बता दूं, पाठ प्रदान का मतलब यह है कि बच्चों को दी जाने वाली एक अस्थायी मदद हम कह सकते हैं, हेल्प हम कह सकते हैं। देखते हैं, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद पर पद निर्देश देना। देखते हैं भी, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना? जी नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी भी बिंदु पर अटक जाए तो उसे संकेत और इशारे देना, बिल्कुल राइट बात की जा रही है इसके अंदर कि बच्चे की इसमें हम है अस्थायी रूप से बच्चे की हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि बच्चे को आप पाठ प्रदान कर रहे हैं, हम इसको पाठ भी कह सकते हैं, मचान भी हम कह सकते हैं, और इसके फोल्डिंग भी हम कह सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता, यानी कि घोड़े को बालिका यहाँ पर कुत्ता बता रही है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? साथियों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जीन पियाजे की क्लास हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है और इसमें सारे हमने यहाँ पर संकेत यहाँ पर बताए हैं जीन पियाजे के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चे यहाँ पर करते हैं।
किस स्टेज के अंदर कौन कौन से यहाँ पर पियाजे के द्वारा 4 स्टेज यहाँ पर दी गई है, किस स्टेज में बच्चा किस तरह सीखता है, उनका भी यहाँ पर चैनल पर यानी कि उस वीडियो में जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिएगा यह प्रतिक्रिया किस का उदाहरण है, यानी कि आत्मसात्करण या समावेशन का है, प्रतीकात्मकता का है, अस्थायी अनुकरण का है, या पदार्थ स्थायित्व का है। अगर बालिका यहाँ पर घोड़े को कुत्ता बता रहे हैं तो बच्चे के अंदर किस चीज की यहाँ पर बात की जा रही है, आत्मसात्करण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। अब इसकी करते हैं अपन बात। आत्मसात्करण जिसे कहते हैं मतलब असिमिलेशन। असिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर घोड़े की भी 4 टांगे होती है, घोड़े की भी पूंछ होती है, ठीक है साथियों, और एक कुत्ते के अंदर भी यहाँ 4 टांगे होंगी, पूंछें होंगी। तो जो बच्चा इसमें फर्क नहीं कर पा रहा है तो वो कौन सी स्टेज के अंदर है, इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष के स्टेज के अंदर बच्चा है। तो बच्चा असिमिलेशन और समावेशन की इस प्रतिक्रिया में बच्चा यहाँ पर वो नहीं कर पा रहा है, भेदभाव नहीं कर पा रहा है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की सुझाते हैं। वापस लेव वाइगोस्की के बारे में पूछ लिया गया हमें। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। यानी कि साथियों लेव वाइगोस्की ने यहाँ कहा है हमें कि बच्चा पहले अधिगम करना सीखता है, उसके बाद ही बच्चे का यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का यहाँ पर पहले विकास होता है, उसके बाद ही बच्चा यहाँ पर अधिगम करता है। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, निर्देशित करती है। किसके अनुसार हमें ऑप्शन पर जाना है, वाइगोस्की के अनुसार ही जाना है। अगर हमें पूछा ही वाइगोस्की के अनुसार है तो वाइगोस्की ने ही सबसे पहले साथियों सोशल कल्चर, एक मिनट, वाइगोस्की ने हमें 3 महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु बताए हैं, सोशल कल्चर और लैंग्वेज। यानी कि समाज से बच्चा यहाँ पर सीखता है, संस्कृति से बच्चा यहाँ पर सीखता है, और लैंग्वेज यानी कि भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। किसने, वाइगोस्की ने। तो जो भाषा होती है साथियों वह संज्ञानात्मक विकास को ही निर्देशित करती है, किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार। अगला प्रश्न है बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। यानी कि जो सृजनात्मकता, क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसको हम किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, लगातार अभ्यास और दोहराकर, जी नहीं, केवल अनुकरण के द्वारा, जी नहीं। कौन सा हो जाएगा साथियों, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अन्वेषण का मतलब है कि डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से, यानी कि खोज आधारित जो अध्यापन हम करवाएंगे उसके माध्यम से ही हम सृजनात्मकता को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। बात गुणज वैकल्य की हो रही है। देखिएगा गति विषयक आसक्ता से, जी नहीं, वाटर डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो नहीं रही। दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में, प्रवाहित करने में, संगीतीय योग्यता में, जी नहीं, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। बात ही गुणज वैकल्य की हो रही है तो आपने उत्तर यहाँ पर दे दिया होगा साथियों, फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह की शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। क्या भेदभावात्मक करना चाहिए, जी नहीं, अलगावात्मक करना चाहिए, या फिर साम्यता पर आधारित करना चाहिए, या समानता पर आधारित करना चाहिए। साथियों एक जो हमारा शिक्षक का अधिकार अधिनियम है 2009 हमसे कैसी अपेक्षा यहाँ पर रखता है कि इसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को जो स्कूलों में दाखिला हम दिलाते हैं, क्या सभी बच्चों को हम समान रूप से, साथियों प्राइवेट स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि 25% सीटें रिजर्व होती है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को अपनी फीस नहीं भर पाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो आरटी का जो हमारा एक्ट है 2009 इसमें कहा गया है कि 25% सीटें हर विद्यालयों को यहाँ पर रिजर्व रखनी पड़ेगी। तो हमें इस तरह मतलब टीचर को यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। क्या समानता पर आधारित, क्या सभी बच्चों पर हम समान रूप से समानता पर आधारित कर सकते हैं, जी नहीं, अलगावात्मक तो हम कर ही नहीं सकते। इसमें होगा साथियों सम्यता पर आधारित, यानी कि हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचान कर ही हमें उस पर काम करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? क्या हमें शाब्दिक रूप से करना चाहिए, क्या हमें दृश्य रूप से करना चाहिए, या मौखिक रूप से, या फिर बहुध रूप से? साथियों, एक समावेशी कक्षा के अंदर कोई बच्चे को यहाँ पर लो विजन बच्चा है तो कम दिखाई दे रहा है, कोई हियरिंग इम्पायर्ड बच्चा है तो सुनने में बाधिता है, तो हमें अनेक तरीके से बहुध रूप देकर सभी माध्यमों से हर चीज को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना चाहिए कि कौन सी कक्षा में? समावेशी कक्षा के अंदर। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल यहाँ पर सुझाया गया है? क्या व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है? जी नहीं, वोकेशनल एजुकेशन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। दिव्यांग बच्चों को लेकर अलगावी शिक्षा की भी बात नहीं करी है, और सम्मिलित एकीकृत शिक्षा की भी बात नहीं हुई। इसमें हुआ है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, यानी कि मैं बात करूं समावेशी शिक्षा की, जिसमें दिव्यांग बच्चों को, यानी कि एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर यहाँ पर सामान्य बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं और दिव्यांग बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तो उनको एक गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि समावेशी शिक्षा ही यहाँ पर बच्चों को दी जानी है ऐसे विद्यालयों में। अधिगम प्रक्रिया, अगला प्रश्न है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? गलत कथन हमें चुनना है इनमें से। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, या फिर अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। सीखने की साथियों इसके अंदर हमें प्रोसेस बतानी है। अधिगम की जो लर्निंग जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न बिल्कुल गलत है। अधिगम यानी कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है साथियों। एक लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक यही इसमें आंसर हो जाएगा साथियों, गलत यही हो जाएगा। जो त्रुटियां होगी, गलतियां होगी, हमें उनको भी उनसे भी हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, उन कारणों को ढूंढना चाहिए, कहाँ बच्चा गलतियां कर रहा है उनको पकड़ना चाहिए उनके, और हमें उस जो गलती कर रहा है उससे रिलेटेड हमें वो बच्चों को उदाहरण देना चाहिए, ठीक है साथियों। तभी क्या होगा, एक बेस्ट लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर हम कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, सीखने के योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा, या अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, या बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, या बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम बार बार बच्चों को ये कहेंगे कि नहीं आप ये चीज नहीं सीख सकते हैं, आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, तो बच्चों को इस पर कौन सा असर पड़ने वाला है? इसमें हो जाएगा साथियों फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बच्चे अधिगम यानी सीखने के प्रति अनुप्रेरित और निष्प्रेरित यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता है वो यहाँ पर दबी की दबी रह जाएगी। बच्चा यहाँ पर सीखने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं सीख पाएगा। अगर आप बच्चों को ये उसके दिमाग में ये बैठा देंगे कि नहीं बच्चा तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना है हमें साथियों, इसको बढ़ावा नहीं देना है। अगला है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? उपकरण सामग्री की परंपराओं के प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, या फिर समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यंत्रवत याद करके। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको हमें किस प्रकार बढ़ावा देना चाहिए साथियों? इसके अंदर हमें यानी कि समस्या समाधान कौशल जो है उससे निपटने के लिए, उसको समस्या समाधान को दूर करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का उपयोग करना चाहिए साथियों। यानी कि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को हमें मानकर उस पर कार्य करना चाहिए, उसको ही हमें कक्षा क्लासरूम के अंदर बढ़ावा देना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त देखते हैं, संकेत, चित्र, मूर्त? नहीं साथियों, सबसे पहले हम बात की जा रही है यहाँ पर प्राथमिक कक्षाएं, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बात की जा रही है। प्राथमिक कक्षाओं के अंदर सबसे पहले हम बच्चों को मूर्त यानी कि टीएलएम किट जो भी हर चीज को बच्चों की आंखों के सामने हम दिखाएंगे चार्ट के माध्यम से, फिर उस चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, फिर उसके बाद संकेतों के माध्यम से दिखाएंगे। तो एक जो ये प्रोसेस होता है यही फॉलो होता है कौन सी कक्षाओं में? प्राथमिक कक्षाओं के अंदर। प्राथमिक कक्षाओं में पहले बच्चों को मूर्त सामग्री दिखाएंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर उसके बाद संकेतों को के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। यही विषय वस्तु हमें अपनानी है। अगला प्रश्न है साथियों,
बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणत अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। इसमें साथियों देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, जी नहीं। स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक तो होना ही नहीं चाहिए। अध्यापक प्रधान तो होना ही नहीं चाहिए। सकारात्मक और सहयोगात्मक इसमें होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इसमें होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक ऐसी सामाजिक और संस्कृति से जोड़ते हुए हम क्या कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी तरह से ऐसा एनवायरनमेंट हम कक्षा के अंदर पैदा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है कि इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही होगा। परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, जी नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। साथियों जहां भी निष्क्रिय दिखेगा वहीं प्रश्न कट जाएगा। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जी नहीं पड़ता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिससे अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता यहाँ पर होती है। साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर हो जाएगा। यानी कि सीखने के संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि अधिगम एक ऐसी जटिल प्रक्रिया आप बताएंगे तो उसमें अधिगमकर्ताओं की जो आवश्यकता है संलग्नता की, वह सबसे बड़ी बाधा होती है। उसके रूप में ही हम जो भी जटिल प्रोसेस होती है उसको आसान बनाने के लिए जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम सक्रिय करेंगे और सक्रियता के माध्यम से ही बच्चे यहाँ पर सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम की प्रक्रिया में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में की महत्वता पर बल देता है। देखते हैं, पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से, पुरस्कार और दंड के माध्यम से, आनुवंशिकता के माध्यम से या अनम्य अटल शिक्षण शास्त्रीय उपागमों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 27 के अंदर कहा जा रहा है कि सीखने का जो सामाजिक और संरचनात्मक जो विचार है ये सीखने की प्रक्रिया में किस पर यहाँ पर बल देता है। साथियों जो अगर मान लीजिए आपने कक्षा के अंदर अनेक सारे ग्रुप बना दिए हैं और सारे ग्रुप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, पारस्परिक शिक्षण आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वही जो होगा आपका सामाजिक संरचनात्मक सीखने का बेस्ट मजबूत उदाहरण आपका होगा। पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को अच्छे से सिखा सकेंगे। अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ है। यानी कि इनमें आपस में जो सही रूप में मिले हुए हैं। देखते हैं, आत्म परितोषण बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जी नहीं। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा का है। नगद पुरस्कार आंतरिक का है, जी नहीं। रुचि बाहरी का है। साथियों सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बच्चों की जो भी जिज्ञासाएं होती है उन जिज्ञासाओं को अगर आप यहाँ पर पूरा कर रहे हैं तो इसमें मतलब बच्चे की जो आंतरिक रूप यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की बताई गई, एक तो बाहरी है, एक है आंतरिक। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चे अंदर से, यानी कि जो भी बच्चे के दिमाग में प्रश्न यहाँ पर उपज रहे हैं, आपसे बच्चे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है आंतरिक अभिप्रेरणा का यहाँ पर प्रयोग बच्चा कर रहा है। जबकि पुरस्कार की बात करेंगे, रुचि की बात करेंगे, आत्म परितोष, ये सब के सब बाहरी अभिप्रेरणा के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखते हैं, छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जी नहीं। संकल्पों की वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, जी नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यही सबसे बेस्ट रणनीति रहनी चाहिए। विद्यार्थियों में जो भी संकल्पना समझ है उसको सुसाध्य बनाने के लिए एक टीचर को बच्चे जो भी पहले से पूर्व ज्ञान लेकर यहाँ पर कक्षा के अंदर आते हैं तो उसी से जोड़ते हुए हमें नए ज्ञान को बच्चों के सामने आत्मसात करने, यानी कि हमें जोड़ना है और नए ज्ञान के आधार पर ही बच्चों को क्या करना है, संबंध स्थापित करते हुए उन्हें अनेक सारे अवसर प्रदान करने हैं। साथियों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि सीखने को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा भी बिल्कुल सीखने को प्रभावित करती है, यानी कि अधिगम को प्रभावित करती है। अगर हम सीखना चाहते हैं, अंदर से हमें दृढ़ विश्वास है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप के माध्यम से हम अच्छे से सीख सकते हैं। सामाजिक संदर्भ भी बिल्कुल सीखने को प्रोत्साहित करता है।
संवेग यानी कि इमोशन साथियों जो होते हैं वो भी सीखने को ही प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि शिक्षा शास्त्रीय उपागम, जो भी हम टीचिंग लर्निंग यानी कि पाठ्यक्रम या फिर जो भी शिक्षा प्रणाली हम अपनाते हैं वो भी सीखने को यहाँ पर क्या क्या करती है, एक उपागम के रूप में हमें सहायता करती है। तो चारों के चारों जो रूप हैं वो अधिगम को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ABCD चारों इसमें हो जाएंगे साथियों। तो साथियों आज के लिए इतने ही प्रश्न आपके सामने होने वाले हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी इन जो CDP के PIQs आपके सामने रोजाना आ रहे हैं उनका आप अच्छे से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और बार बार इनको आप जरूर देखना है। वीडियो हमारा साथियों आप सभी फ्रेंड्स सर्किल के अंदर लाइक कर शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल आपको करवाना है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में और नए PIQs के साथ। जब तक आप करिए तैयारी और अच्छे से देखिए वीडियो। थैंक यू।